आर्टिकल 22। कौन सा आर्टिकल? ओके, ध्यान सुनिएगा। किसी को अरेस्ट किया गया, कोई किसी ने लगा कि कोई क्राइम हुआ है एरिया में, आपके ऊपर शक है, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है? पुलिस आती है, आपको अरेस्ट करती है, तो पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो सबसे पहले उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहे हो। सुनिएगा स्टेप, पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस ग्राउंड पे आप अरेस्ट कर रहे हो, कौन सा चार्ज है, ये बताना फंडामेंटल राइट है आपका, जानना। ठीक है, वारंट है, या अगर आप ऐसा कोई क्राइम है जिसमें वारंट के बिना अरेस्ट कर सकती है तो वो बताना पड़ेगा आपको, नहीं तो वारंट दिखाना पड़ेगा। ठीक, अरेस्ट करती है तो उसको सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कराई जाती है कि कहाँ चोट वोट तो नहीं है कोई, ठीक है, यानी पुलिस मारे हुए पीटे ना, इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन। 24 घंटे के अंदर उस मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ, यानी मेडिकल रिपोर्ट के साथ, ठीक है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अरेस्ट करके जेल, अगर FIR लॉन्च हो गई है जिस टाइम, इसीलिए बदमाशी करते हैं, FIR नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि अगर FIR लिखा तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, एक्सेप्ट द ट्रेवल टाइम, टाइम का जो ट्रेवल करने का जो टाइम है उसको छोड़कर। कानून यह है कि 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करोगे, चालान कर दिया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट के सामने जब जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, जज के सामने, वहां जाएगा, वो मेडिकल देखेगा, अच्छा ठीक है, चोट लगी थी पहले से, यानी पुलिस ने तो नहीं मारा है, वो देखेगा, ठीक है बंदा, हाँ ठीक है। अब अगर उसको लगता है, ठीक, अब वहां पे अच्छा, उसको अपने उससे पहले, अभी ले जाने से पहले उसको अपने चॉइस का लीगल प्रैक्टिशनर यानी एडवोकेट से मिलने का अधिकार होगा। जैसे ही उसको अरेस्ट करने आए वो अपने एडवोकेट को बुला सकता है या मिल सकता है, ठीक है, उसको अधिकार होगा अपने चॉइस का, एक चीज। दूसरा, अगर उसको अरेस्ट करने के लेके जा रहे हैं तो उसको ग्राउंड बताना है कि कहाँ लेके जा रहे हैं, उसके नियर डियर रिलेटिव को बताना है कि भाई इस थाने में लेके जा रहे हैं, उसका फ्रेंड है, कोई नियर डियर रिलेटिव है, उसको बताना है। अगर वो ना हो, फ्रेंड रिलेटिव घर का ना हो, तो किसी फ्रेंड को बताना है। अगर वो भी ना हो तो एरिया का जो MP MLA या कोई रेपुटेड आदमी है उसको बताना है कि हम यहाँ लेके जा रहे हैं, इस चार्ज पे लेके जा रहे हैं, अरेस्ट। ऐसे नहीं किसी को उठा लिया उनके घर वालों को बताइए, ये इलीगल है। ठीक है, ये आर्टिकल 22 आपको फंडामेंटल राइट में दे रहा है, राइट्स लोगों को पता नहीं होते। 24 घंटे के अंदर कहाँ पे पहुंचाना है? मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट को अगर लगे, अब पहुंचाओ मजिस्ट्रेट के सामने मेडिकल के साथ कि पुलिस ने मारा पीटा तो नहीं है, ऐसे सीधे लेकर आए हैं। अब अगर मजिस्ट्रेट कहता है, मजिस्ट्रेट से पुलिस वाले कस्टडी मांगेंगे, जिसको हम बोलते हैं PC, पुलिस कस्टडी। क्या बोलते हैं? पुलिस कस्टडी। उसमें पुलिस वाले अपने थाने में लेके जाके कुटाई करते हैं, मतलब कुटाई या इंट्रोगेशन करते हैं कि सर हमें सबूत निकलवाना है, प्राइमा फेसी लग रहा है कि इसी ने क्राइम किया है, ये वहां पे मौजूद था, हाथ में इसकी चाकू था, एविडेंस जो सर्कमटेंशियल एविडेंस है वो ये कह रहे हैं कि इसी ने क्राइम किया है, तो इसको आप जो है हमें चांस दीजिए ताकि हम और एविडेंस इकट्ठा कर सके, क्योंकि अगर इसको आपने छोड़ दिया तो सबूत मिटा देगा, तो इसके लिए हमें कस्टडी दे दीजिए आप। ठीक है, अब वो 2 से 3 दिन की या मैक्सिमम 15 दिन की पुलिस कस्टडी, मतलब वैसे तो 2 से 3 दिन की देते हैं, 1 दिन या 2 दिन की देते हैं कि हाँ ठीक है पुलिस कस्टडी, ठीक है, उसके बाद लेकर आना, पेश करना। अगर फिर लगेगा मजिस्ट्रेट को कि चाहिए तो वो फिर JC दे सकता है। PC बता दिया, पुलिस कस्टडी, पुलिस के अलावा JC, वो जेल में पुलिस वाले कुछ नहीं जाके करेंगे, जेल में वो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में, किसके अंडर में है, तो वहां पे आराम से रहे, वो कोई दिक्कत नहीं पुलिस वाले की, क्योंकि वो सबूत नहीं मिटा पाए, पुलिस वाले अपना जाके इन्वेस्टिगेशन करें, उससे कुछ नहीं कर सकते, यानी उसे मार पीट नहीं सकते, वो जेल में जाए अपना रहे हुए, खाए पिए, वहां पे डिटेन है वो, लेकिन वो मतलब पुलिस वाले उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। थाने में ले जाके लगा सकते हैं हाथ, जो भी लगाएंगे, लेकिन वो जेल में नहीं लगा सकते, क्योंकि अब किसकी कस्टडी में है, उससे पहले वो किसकी कस्टडी में था, पुलिस कस्टडी में जो भी हाथापाई होती है वो सब बदमाशी करते हैं वो पुलिस कस्टडी में करते हैं। जहां JC दे दिया यानी जुडिशियल कस्टडी दे दी, वहां वो जेल में जाएगा, वो थाने में नहीं जाएगा, ध्यान रखना, जेल और थाना अलग अलग होता है। थाना जो है अंडर पुलिस कस्टडी किसमें, SP वगैरह के अंडर में, पुलिस के अंडर में। बात समझ में आ गई? तो अगर उसको JC दे दिया यानी जुडिशियल कस्टडी, 15 दिन 14 दिन की जितने भी दिन की दे दी कि भाई ठीक है इतने दिन रखो कस्टडी में ताकि सबूत ना मिटाए, फिर दिखाना, अगर हमें लगेगा कि बेल देना चाहिए तो दे देंगे, फिर आप बेल के लिए एप्लीकेशन डालोगे। ठीक है, अब उसको लगेगा कि यार सबूत इसके खिलाफ नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कुछ, ये मतलब खिलाफ नहीं है इसके सबूत, इसको छोड़ा जा सकता है, बाकी ट्रायल चलो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो वहां पे वो बेल दे देंगे। ठीक है, कुछ मतलब जमानत बना, बेल बॉन्ड भरवा के, कुछ चाहे FD से फिक्स डिपॉजिट लेकर या कोई स्कूटर मोटरसाइकिल की जमानत पे उसको जमानत दे दिया जाएगा, बेल बॉन्ड भर के, फिर वो बेल बॉन्ड जाएगा कहाँ पे, जेल में, और जेल सुपरिटेंडेंट उसको रिहा कर देगा कि जाओ भैया अपना मस्ती काटो। ठीक है, लेकिन वो उसमें यह रहेगा कि आप बिना बताए, कोर्ट को बताए, बिना बताए कहीं जा नहीं सकते, ऐसा कंडीशन रहती है। या क्या नाम है, आप जो है जब भी बुलाया जाएगा आप पेशी पे जाओगे, तो आपको पेशी पे आना है, मतलब
प्रेजेंट होना है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने जब भी बुलाया जाएगा। ओके, बस तब तक आप आजाद हो। ओके, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये आपका पूरा अधिकार है कि, और आपको अपने हिसाब के अपने क्या नाम है उसको अपने चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर मतलब एडवोकेट से मिलने का अधिकार होता है। फाइन, तो ये एक सिटीजन, आम सिटीजन को अधिकार है, समझ रहे हो ना? बाकी एडवोकेट्स वगैरह को तो आप अरेस्ट भी नहीं कर सकते ऐसे नॉर्मली, लेकिन वैसे आम जो सिटीजन है उनका ये अधिकार है आर्टिकल 22 के। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये आर्टिकल 22 के अंदर है, और इसको हम कनेक्ट करेंगे सीआरपीसी से। किससे? सीआरपीसी से। रट्टा मान लीजिए, चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी आर्टिकल 41 से लेकर 60A तक क्या मेंशन है कि कैसे इंसान को अरेस्ट किया जाएगा, उसका सारा तरीका जो मैंने अभी बताया। चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी का मतलब क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, चैप्टर 5 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। सीआरपीसी आर्टिकल को नंबर इसी चीज से मिलेगा, क्योंकि कहीं पे भी सीआरपीसी से इन्होंने कनेक्ट नहीं किया पूरी किताब में, ठीक है। तो आपको एच किससे मिल जाएगा? जब आप ये लिखोगे कि सीआरपीसी के चैप्टर 5 के अंदर अरेस्ट ऑफ पर्सन की बात की गई, तरीका तो असल वही है, और इसको कनेक्ट कर दोगे वहां से तो बस आपको नंबर मिल जाएगा। 22 मैंने बताया था कल, उसका आगे का पार्ट, थोड़ा सा पार्ट रह गया था जिसके बारे में थोड़ा सा मुझे बात करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें दो तरह की डिटेंशन की बात होती है, एक पेनिटिव डिटेंशन, दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। फिर ये आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्या कहता है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म सो एज सून एज मे बी of the ground of such arrest, nor shall he be detained the right to denied the right to consult and to defended by the legal practitioner of his choice। इसका मतलब क्या है कि जिस भी बंदे को आप अरेस्ट करेंगे, डिटेन करेंगे, उसको पहले इन्फॉर्म करेंगे कि भाई किस ग्राउंड पर आपको अरेस्ट किया गया, राइट? ओके, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उसको बताएंगे। दूसरा, उसको बताएंगे आप कि उसको डिनाई नहीं करेंगे कि वो अपना, देखो डिनाई मतलब मना करना, उसको मना नहीं करेंगे कि आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप सजेशन ले सकते हैं कि डिफेंड करने के लिए अपने आप को किसी लीगल प्रैक्टिशनर से। लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है? एडवोकेट वगैरह, ठीक है, अपनी चॉइस का, यानी कि उनको इंपोज किया जाएगा किसी एडवोकेट से ले, आप किसी भी चॉइस एडवोकेट से आप सजेशन ले सकते हैं कि इस केस में मैं क्या करूं, राइट? पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको? अब देखिए, कोई आपको पुलिस आया अरेस्ट करने, समझो अरेस्ट करने आया, उसको वो पहले आपको ग्राउंड बताएगा कि भाई किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट कर रहा है, व्हाट इज द सेक्शन, जिसके लिए कौन सा सेक्शन का वायलेशन किया है, कौन से, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, बिना कानून का वायलेशन किया आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो आपने कानून का किसी ने वायलेशन किया है तो आपको अरेस्ट किया गया, राइट? अब आपको अरेस्ट करा जा रहा है तो आपको बताएंगे इस सेक्शन के तहत, इस धारा के तहत, आईपीसी की या कोई और जो भी है, उसमें आपने कानून का वायलेशन किया है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक। अब आप भाई, लीगल और इलीगल किसी भी तरह डिटेंशन हो सकता है, उसमें बहुत से कानून है, तरीके हैं, तो आपको उनको उनके बारे में नहीं पता, लेकिन आपके एडवोकेट को तो पता है, तो वो आप अपने चॉइस के एडवोकेट से डिफेंड करवा सकते हो अपने आप को, अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। ओके, फिर कह रहा है एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड, सेकंड क्लॉज कह रहा है जो हर आदमी who is arrested and detained in the custody shall be produced before the nearest magistrate within the period of 24 hours for such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate of the person shall be detained custody beyond the said period without the authority of a magistrate। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखें, इसमें यह है कि 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा यानी जिसकी जुरिस्डिक्शन में आएगा, उसके पास आपको पहुंचाना है उसको, ठीक, अरेस्ट करने के बाद। और अब ये है कि उसको 24 घंटे के अंदर पहुंचाना। ट्रेवल टाइम जो है, मान लो ट्रेवल करने में ही 24 घंटे से ज्यादा लग रहा है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, ऐसे भी कुछ सिचुएशन हो सकती है, तो ट्रेवल टाइम एक्सक्लूड करके 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करना जरूरी है, राइट। अब इसके दो एक्सेप्शन भी हैं। थर्ड क्लॉज जो है वो कह रहा है नथिंग इन दिस क्लॉज ऑफ 1 and 2 किसके ऊपर अप्लाई होता है? टू एनी पर्सन हु इज फॉर द टाइम बीइंग इज अ एनिमी एरिया, यानी जिस कंट्री से हमारा वॉर वगैरह चल रहा है, अगर उस बंदे को अरेस्ट किया है तो जरूरी नहीं है कि उसको सारा ग्राउंड बताया जाए या उसको लीगल प्रैक्टिस दिया जाए, या जरूरी नहीं है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर के अंदर ही पहुंचाया जाए, ठीक। एनिमी एलियन के ऊपर अप्लाई नहीं होता। और टू पर्सन
to any person who is arrested or detained under the law providing for the preventive detention. अगर preventive detention में प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए किसी को डिटेन किया गया है और लॉ के अंदर है कि कोई जरूरी नहीं है उसको 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना, तो वहां पे भी अगर उस लॉ के अंदर है कि लॉ में ही है कि भाई इतने दिन अरेस्ट कर सकते, बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव लॉज हैं हमारे यहाँ पे, जैसे उल्फा वगैरह, वो क्या नाम है आपका, कोटा वगैरह था ये सब, तो उसमें मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी था। ओके, कोटा और यूएपीए वगैरह में, ठीक है, रिलैक्सेशन है इस राइट्स में थोड़ा सा डाइल्यूट किया इस राइट को, तो इसलिए वहां पे अगर कानून ऐसा है तो उसमें एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, ग्राउंड बताएंगे, लीगल प्रैक्टिशनर से उसको उसके चॉइस का डिफेंड करने का मौका देंगे। क्लॉज 4 जो है, नो लॉ प्रोवाइडिंग, नेक्स्ट स्लाइड में, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन shall authorize the detention of a person, ठीक है, for longer period than 3 months, 3 महीने से ज्यादा किसी को अरेस्ट करके जेल में नहीं डाला जा सकता, प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता, राइट। अगर किसी को रखना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, क्या बनाएगा, consisting of a person who are or have been qualified to be appointed as a judge of the High Court and reported before the expiration of the said period of 3 months that there is in it opinion sufficient cause for such detention, providing that nothing in the subclause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by the law made by the Parliament under subclause B of clause 7, और अभी 7 आगे है, ठीक है, or B of such person is detained in accordance with the prevention of any law, a provision of any law made by the Parliament under subsection A B of clause 7। अब यहाँ पे clause 7 पे भी आ रहे हैं तो समझ आएगा। देखिए किसी को भी नॉर्मल सिचुएशन में 3 महीने से ज्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते प्रिवेंटिव डिटेंशन पे, जब उसके क्राइम साबित ही नहीं कर पाए 3 महीने में आप, या कुछ आप उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं ला पाए, तो आप 3 महीने से ज्यादा उसको जेल में नहीं रखेंगे, आप उसको बेल देंगे, फिर आप अपना करिए बाद में उसको वो करिए। लेकिन उसके लिए क्या है, एक एडवाइजरी, अगर उसको रखना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा जो कि जज हाई, मतलब जो उसका में जो बंदा होगा अपॉइंट जो किया जाएगा एडवाइजरी बोर्ड में, वो कौन होगा, जज ऑफ हाई कोर्ट बनने की जिसके अंदर एबिलिटी, ठीक है, ऐसे बंदे को अपॉइंट किया जाएगा और वो ये रिकमेंडेशन देगा कि भाई देखिए जो 3 महीने का पीरियड है इससे ज्यादा डिटेन करना इस आदमी को जरूरी है, अदरवाइज ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, या कुछ वो रिकमेंडेशन देता है और सफिशिएंट कॉज बताता है कि इसको रखना जरूरी है। बात समझ में आ गई। लेकिन इसका एक्सेप्शन 7 क्लॉज 7 के अंदर है, अभी आगे आ रहा है। When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing, yes 5th clause है, providing for preventive detention, the authority making the orders shall as soon as may be communicate to such person the ground on which the order has been made to and shall afford him earliest opportunity for making representation against the order। अगर ऐसा कोई ऑर्डर बनाया जाता है कि उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन आगे रखा जाएगा 3 महीने से ज्यादा, या उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो उसको इन्फॉर्म किया जाए ताकि वो अपने आप को किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रिप्रेजेंट कर सके कि ये गलत है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि लीगल प्रैक्टिशनर या वकील के थ्रू। Nothing in clause 5 shall require the authority making any such order is referred to that clause to disclose fact which such authority considered to be against the public interest to disclose। कोई जरूरी नहीं है कि अगर उनको लग रहा है ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है पब्लिक अथॉरिटीज को, तो जरूरी नहीं है उसको रिवील करें कि किस पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो कोर्ट में फिर बात होती है। यानी कि बेसिकली बात ये कही गई है कि लॉ एंड ऑर्डर को अगर खतरा है और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है उसको वो करना, तो डिस्क्लोज नहीं कर, मतलब अगर कोई टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जिसको लग सकता है कि जिससे जिसकी सिक्योरिटी की बात आती है, तो उसको रिवील करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि नहीं आपको इस ग्राउंड की वजह से किया जा रहा है ऐसा, तो उसको रिवील करना जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, आपको लगता है कि ऐसा ऐसा कर सकता है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कर सकता है, तो इस वजह से इसको रखना चाहिए जरूरी, तो आप रखिए उसको, जरूरी नहीं है कि हर बात को बताया जाए, ठीक है, ये भी मतलब उसमें दिया जाता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। क्लॉज 7 कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रेस्क्राइब the circumstances under which the class or classes of cases in which a person may be detained for a period longer than 3 months। ठीक, पार्लियामेंट जो है
प्रेस्क्राइब कर सकता है, लॉ बना सकता है कि भाई ऐसे केसेस में या क्लास ऑफ केसेस में, जैसे खासकर टेररिज्म वाले केसेस, ठीक है, में longer than 3 month जो है हो सकता है under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of advisory board in according with the provision of clause A of clause 4 and subclause A of clause 4 and subclause B, ठीक है, the maximum period for which any person may in any class or class of cases classes be detained under the law prescribed by the preventive detention and the procedure to be followed by the advisory board in an inquiry under तो ये मतलब प्रोसीजर क्या है वो प्रोसीजर बता देंगे, लेकिन मतलब प्रोसीजर की बात अलग है कि मतलब उसमें क्या है कि किस किस तरह से आपने उसको किया है, किससे ओपिनियन लिया है, कौन से एविडेंसेस के बेसिस पे किया है, वो एक पूरी मतलब सीआरपीसी के अंदर भी वो सारी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। लेकिन यहाँ आपने मोटा मोटा ये समझा है, पहले बात समझिए, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझिए, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज है, लॉ की लैंग्वेज समझना थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, तो थोड़ा सा मैं इसको सिंपल सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि पहले तो जो क्लॉज 16 है, क्लॉज 16 क्लॉज 1 जो है 1 है, वो बोलता है कि किसी को 24 घंटे के अंदर अगर अरेस्ट करते हैं उसको ग्राउंड बताओ, लीगल प्रैक्टिशनर के पास उसको राइट तो रिप्रेजेंट करने का। क्लॉज 2 है, वो कहता है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। अगर वो एनिमी एलियन है या कोई प्रिवेंटिव लॉ है जो कहता है कि नहीं पेश करना है तो अलग बात। क्लॉज 4 के अंदर कहता है किसी भी बंदे को आप 3 महीने से ज्यादा अरेस्ट नहीं कर सकते, अगर आपने अरेस्ट करना है तो एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा, उसमें जो हाई कोर्ट का जज बनने की जिसके अंदर एलिजिबिलिटी है वो बंदा बैठेगा और वो एक ओपिनियन देगा कि भाई साहब ये केस जो है ऐसा है कि इसमें 3 महीने से ज्यादा एविडेंस के बेसिस पर या जो भी उसको लगता है ओपिनियन देगा कि 3 महीने से ज्यादा इसको डिटेंशन पे रखना चाहिए, अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा हो सकता है, देश की सॉवरेनिटी को खतरा हो सकता है, कुछ भी। तो फिर उसके बाद में क्लॉज 5 कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, ठीक है, ये मतलब जैसे ही आप रखते हो या रिकमेंड करते हो कि इसको 3 महीने से ज्यादा रखना है या प्रिवेंटिव डिटेंशन पे रखना है, तो उसको ग्राउंड बताओ उस बंदे को कि भाई आप ऐसे मतलब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन पे रखा जाएगा, ओके, तो वो रिप्रेजेंट कर सके अपने आप को। उसके अलावा इसमें ये भी है कि मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में अगर लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है डिस्क्लोज करना हर बात को, तो डिस्क्लोज रोका भी जा सकता है, ठीक है ना, यानी थोड़ा ग्रे एरिया दे दिया है कि मतलब अगर मान लीजिए पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, मैंने आपको सारी बात नहीं बता सकता, आपको डिटेन किया है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन लग रही है तो सारी बात आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा पार्लियामेंट चाहे तो ऐसे कानून और ऐसे केसेस को डाल सकता है, ऐसे कैटेगरी बना सकता है इसमें 3 महीने से ज्यादा क्या नाम है आपको 3 महीने से ज्यादा डिटेन किया जा सकता है और उसके लिए किसी तरह का प्रोसीजर फॉलो करने की, एडवाइजरी बोर्ड वाला प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फाइन, इतनी बात समझ में आ गई। ये एक्चुअल में टोटल आर्टिकल 22 है, ठीक है। तो मतलब आपने वो जो मोटा मोटा समझा कि आपको ग्राउंड इन्फॉर्म करना है, नियर डियर रिलेटिव को इन्फॉर्म करना है, केसेस बताने हैं, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पहुंचाना है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, सारी बातें हैं। लेकिन आर्टिकल 22 को समराइज कर दे रहा हूँ, बात करा। आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंटिव एंड पुनिटिव डिटेंशन की बात करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में यह है कि भाई किसी को भी आप अरेस्ट करते हैं उसका ग्राउंड बताएंगे, ग्राउंड बताने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उसको उसके पसंद के लीगल प्रैक्टिशनर से हेल्प लेने की, डिफेंड करने की ये उसको चांस देंगे। उसके बाद में 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। तीसरी बात यह है कि किसी को भी 3 महीने से ज्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता प्रिवेंटिव डिटेंशन में, और अगर किया जाएगा तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाएगी। बट देयर आर सम एक्सेप्शन है कि भाई किया जा सकता है अगर कोई पार्लियामेंट ने प्रिवेंटिव लॉ बना दिया है जिसमें यह है कि 3 महीने से ज्यादा डिटेन किया जा सकता है तो किया जा सकता है, जैसे टाडा, पोटा, मीसा वगैरह मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अच्छा, ऐसे में बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया, कई कई साल जेल में रखा गया, 25-25, 30-30 साल, और बाद में ये कहा गया कि उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। ये जो लॉ है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, ये यूएस में अननोन है, और इसको जिन्होंने बनाया है प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून ब्रिटिश ने, उन्होंने भी सिर्फ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और 2 के सेकंड के टाइम पर प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले लॉज लगाए हैं। किसी की भी सिविल लिबर्टी को इस तरह से आप नहीं छीन सकते हैं कि उसके ऊपर सिर्फ इल्जाम लगा के शक के बिना पर आप छीन लें। तो ये है, ये आपकी सिक्योरिटी को भी दिखाता है कि आपकी सिक्योरिटी कितनी कमजोर है। आप नजर रखें, आप सिक्योरिटी अपनी मेंटेन रखें कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर सके, बट आप उस बंदे की लिबर्टी को छीन लेते हैं, उसकी पूरी लाइफ खत्म कर देते हैं, तबाह कर देते हैं सिर्फ एक शक के बिना पर, तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है ना। बहुत सारे लॉज बनाए गए, अभी आजकल यूएपीए बहुत चर्चा में है, ये भी इसी तरह का एक लॉ है।
जिसमें बिना किसी मतलब उसके अब 20-20, 25-25 साल लोगों को जेल में रखा जाएगा और उसके बाद में कह दिया जाएगा आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। उससे पहले मीडिया ट्रायल दुनिया भर का हो चुका होगा, मीडिया बता चुकी होगी कि इन्होंने ऐसे-ऐसे क्राइम किए। तो अब हमारा ये आर्टिकल 22 तक फ्रीडम की बात कर ली हमने। कहाँ तक करे भाई? आर्टिकल 99 नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट बोलो 2014, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया 99 में। 100 में क्या है? बांग्लादेश के साथ बाउंड्री एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव। 101 में क्या है? जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279 ए। कौन सा आर्टिकल? ए। जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल 279 है, तो वो ठीक है, कोई छोड़ो। अभी आप क्या याद रखोगे? जीएसटी काउंसिल 101, 102 आर्टिकल 338 बी, ठीक है, कौन सा? 338 बी, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ बीसी बैकवर्ड क्लासेस, ओके। और ईडब्ल्यूएस किसमें? 103rd कॉन्स्टिट्यूशन।